हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू इनक्रेडिबल केमिस्ट्री। सो बच्चों, हमने चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट किया था। इसमें हमने अब तक दो मॉडल्स, थॉमसन मॉडल ऑफ एटम एंड रदरफोर्ड मॉडल पढ़ लिए हैं। रदरफोर्ड मॉडल की हमने लिमिटेशंस भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी कि वो स्टेबिलिटी नहीं एक्सप्लेन कर पाए रदरफोर्ड वहां पे, इसलिए नया मॉडल आया, दैट इज बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर ने दिया था ये। इस लेक्चर में हम बच्चों बोहर ने क्या मॉडल दिया था, उसके क्या पोस्टुलेट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ इस मॉडल की क्या लिमिटेशंस हैं, ठीक है। फिर जो नया मॉडल आया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, उसको समझने के लिए दो डेवलपमेंट्स हुई थी। एक थी बच्चों नेचर, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड सेकेंड इज हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये सारे टॉपिक्स आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, कम टू टॉपिक। ओके, इससे पहले इफ यू आर न्यू टू चैनल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बच्चों, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो बोहर ने क्या बोला? बोहर ने बोला एक जो एटम है उसमें स्मॉल हेविली पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में पड़ा है और वो इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है। देखो ये न्यूक्लियस है, ये एक कंसंट्रेटेड है सेंटर पे, ठीक है, और इसके अराउंड ये इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसके अराउंड घूम रहे हैं, एक सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, ठीक है। ये जो मैंने राउंड सर्कल्स बनाए हैं ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है। ओके, सेकेंड पोस्टुलेट में बोहर ने क्या बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, सपोज करते हैं ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस के अराउंड इस सर्कुलर ऑर्बिट में एक रिवॉल्व करेगा, ठीक है। और ये जो सर्कुलर पाथ्स हैं आर टर्म्ड एज ऑर्बिट्स, ठीक है। ये जो सर्कुलर पाथ्स हैं बच्चे, इसको ऑर्बिट बोला गया, ठीक है। और ये जो सर्कुलर पाथ्स हैं ये सर्टेन सिलेक्टेड सर्कुलर पाथ्स ही हैं। ऐसा नहीं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहीं पे भी आपको एटम में मिलेगा, बट कुछ सर्टेन ऑर्बिट्स में ही, सर्टेन सर्कुलर पाथ्स में ही मिलेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज रिमेन्स फिक्स्ड, कि जो एनर्जी है बच्चों इलेक्ट्रॉन की, ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो एनर्जी है जब ये फर्स्ट, देखो ये हो गया N1 फर्स्ट शेल हो गया, दिस शेल इज N2, दिस शेल इज N is equals to 3 and this is 4। ओके, मान लो ये फर्स्ट शेल है L शेल, इसमें मान लो एक इलेक्ट्रॉन है। जब तक ये इलेक्ट्रॉन इस शेल में रहेगा, वन ऑर्बिट में रहेगा, तब तक जो इसकी एनर्जी है वो फिक्स्ड रहेगी, उतनी ही रहेगी। ना तो ये सेम पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहता हुआ, ना तो ये एनर्जी लूज कर रहा है, ना ही ये एनर्जी गेन कर रहा है, अनटिल और अनलेस ये एक अपने ऑर्बिट में पड़ा है, ठीक है। अब अगर ये ऑर्बिट, अगर मान लो ये एनर्जी लूज करेगा या गेन करेगा तो ये अपना ऑर्बिट चेंज करेगा, यानी कि इसकी जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की ये फिक्स्ड है, यानी कि ये स्टेबिलिटी भी एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे। क्योंकि बच्चों जो रदरफोर्ड थे उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि सर्कुलर पाथ्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन बच्चों उन्होंने ये सर्टेन सिलेक्टेड सर्कुलर पाथ्स वाली बात भी नहीं की थी, ठीक है। जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है उनके मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में तो मूव कर रहा है, ठीक है, लेकिन हमने वहां पे देखा था कि ऐसे मूव करते करते जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी एमिट करेगा तो वो फॉल कर जाएगा न्यूक्लियस में। लेकिन यहाँ पे बोहर ने डिफाइन कर दिया कि अगर फर्स्ट शेल में, फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो उसकी एनर्जी फिक्स्ड रहेगी, वो अपनी एनर्जी कुछ लूज नहीं कर रहा, कुछ गेन नहीं कर रहा, अपना पाथ ही फॉलो कर रहा है और सर्कुलर मोशन कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड न्यूक्लियस। ओके, और फोर्थ पोस्टुलेट में देखो उन्होंने क्या बोला, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर परमिटेड, सिर्फ वो वाले ऑर्बिट्स अलाउड थे इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ h by 2 pi। अब इसका क्या मतलब है, वो कह रहे हैं जैसे बच्चों मान लो ये ऑर्बिट्स मैंने बनाए हैं, इलेक्ट्रॉन जो है उसी ऑर्बिट में, वही वाला ऑर्बिट जो है वो अलाउड होगा एटम में
जो ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम है वो h बाय 2 पाई है। मान लो फर्स्ट शेल है उसका एंगुलर मोमेंटम h बाय 2 पाई है, ठीक है। जो सेकेंड शेल है उसका एंगुलर मोमेंटम है 2 इंटू एच बाय 2 पाई, थर्ड का 3 इंटू एच बाय 2 पाई। यानी कि कोई अगर मान लो ये इंटीग्रल नंबर हो गया, इसको हम नॉर्मल ऐसे लिख सकते हैं कि एन एच बाय 2 पाई एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए, वो वाला ऑर्बिट ही एग्जिस्ट करेगा एटम में, ठीक है। इसके अलावा जो ऑर्बिट्स हैं जो फ्रैक्शनल, मान लो यहाँ पे 3/2 लिख दें, ऐसा कोई ऑर्बिट जो है वो एटम में एग्जिस्ट नहीं करता। सर्टेन ऑर्बिट्स ही जो हैं वो ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्वांटाइजेशन वाला कंसेप्ट भी आएगा, वो हम देखते हैं अभी। ओके, नेक्स्ट पोस्टुलेट है बच्चों, एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स। जो एनर्जी है बच्चों वो तभी चेंज होगी, तभी इलेक्ट्रॉन से रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा जब वो अपना शेल, अपना ऑर्बिट चेंज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये एक एटम है, मान लो इसके 2 शेल्स हैं, ठीक है। ये एक यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ठीक है। हमने बाहर से कुछ इसको एनर्जी दी, एनर्जी हमने दी h म्यू एनर्जी हमने दी उसको। जब हमने इसको h म्यू एनर्जी दी बच्चों, तब ये जो इलेक्ट्रॉन था ये सेकेंड शेल में शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब ये अनस्टेबल है, ठीक है। पहले देखो ये बात भी समझो, देखो ये इलेक्ट्रॉन, ये नॉर्मल एक एटम है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो मिनिमम पोजीशन पे है, ये पहला शेल ही एग्जिस्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू एंगुलर मोमेंटम वाला जो लॉ है, इस लॉ के अकॉर्डिंग ये वाला फर्स्ट शेल ही एग्जिस्ट कर सकता है, इसमें ही इलेक्ट्रॉन पड़ा है। यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये ग्राउंड स्टेट पे है ना, ग्राउंड स्टेट पे प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर मान लो हमने बाहर से इसको कुछ एनर्जी दी, एनर्जी इक्वल्स टू h म्यू, बाहर से इसको h म्यू एनर्जी हमने दी, तो ये इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली और ये ऊपर वाले शेल में शिफ्ट हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सेकेंड शेल में आ गया, पहले फर्स्ट में पड़ा था, उसने एनर्जी ली और सेकेंड शेल में आ गया। यानी कि वो कह रहे हैं जब कभी भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, जब कभी भी एनर्जी चेंज होगी तो शिफ्टिंग होगी एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में, है ना। ऑर्बिट्स को यहाँ पे एनर्जी लेवल भी बोला गया, ठीक है। ये जो सर्कुलर पाथ है हमने बोला था ये ऑर्बिट्स होते हैं, इसको कई बुक्स में या कई बार इसको एनर्जी लेवल्स बोला गया है, ठीक है। अब देखो ये सेकेंड शेल में आ गया, ठीक है। पहले ये ग्राउंड स्टेट पे था, अब क्या हो गया, अब ये एक्साइटेड स्टेट पे हो गया, अब ये एक्साइटेड स्टेट पे है बच्चों, एक्साइटेड स्टेट पे है यानी अनस्टेबल है, ठीक है। यहाँ पे था इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे उसका जो, यहाँ पे वो सबसे क्लोज लाई कर सकता था न्यूक्लियस के, बट उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करके सेकेंड शेल में चला गया, अब वो एक्साइटेड पे आ गया स्टेट पे, अब वो अनस्टेबल है। अब बच्चों वो क्या करेगा, जितनी एनर्जी उसने यहाँ पे एब्जॉर्ब की थी h म्यू, उतनी एनर्जी रिलीज करके वापस अपनी स्टेट पे आ जाएगा। यानी कि बच्चों ये एनर्जी दोबारा से लूज करेगा, -h म्यू लिख रही हूं मैं यहाँ पे, और ये वापस से फर्स्ट एनर्जी लेवल में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो एनर्जी है, मान लेते हैं यहाँ पे ये E1 है और ये E2 है, यहाँ पे इसको कितनी एनर्जी हमने प्रोवाइड की, E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 एनर्जी हमने इसको प्रोवाइड की थी, तभी ये फर्स्ट शेल से सेकेंड शेल में आया। अब ये इतनी ही एनर्जी E1 माइनस E2 ही एनर्जी अगर लूज करेगा तो वापस से ये फर्स्ट शेल में आ जाएगा और वापस से स्टेबल बन जाएगा। ओके बच्चों, पोस्टुलेट्स के बाद हम देखेंगे कि क्या रीजंस थे कि बोहर के मॉडल को सक्सेस मिली। पहला रीजन था बच्चों कि जो बोहर थे वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है। क्योंकि उन्होंने बोला था कि मान लो ये स्ट्रक्चर है एटम का, ये सेंटर में न्यूक्लियस है, यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है
तो वो तब तक इसी शेल में, इसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जब तक उसको कोई बाहर से हम एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर देते या वो कुछ एनर्जी लूज नहीं कर देता, ठीक है। अदरवाइज वो एक अपने ऑर्बिट में ही रहेगा, उसकी एक फिक्स्ड एनर्जी होगी। ये चीज रदरफोर्ड नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, जो बोहर ने एक्सप्लेन की, है ना। तो दिस वाज सक्सेस। ओके, सेकेंडली बच्चों, जो बोहर थे उन्होंने एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो था हाइड्रोजन एटम का, ये एक्सप्लेन किया। अगर आपको याद हो बच्चों, तो हमने रदरफोर्ड की लिमिटेशन में ये चीज लिखी थी कि जो रदरफोर्ड थे एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन से क्या मतलब है, देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा है फर्स्ट शेल में, फर्स्ट ऑर्बिट में पड़ा है, इसको हमने बाहर से कुछ h म्यू एनर्जी दी, ठीक है। हमने h म्यू इसको एनर्जी दी, तो क्या हुआ बच्चों, तो ये जो इलेक्ट्रॉन था ये जंप कर गया टू n इज इक्वल्स टू 2, यानी कि सेकेंड एनर्जी शेल में, सेकेंड एनर्जी लेवल पे ये चला गया। अब वहां पे जब ये सेकेंड शेल में यहाँ पे जाएगा तो क्या है बच्चों, तो वो एक्साइटेड स्टेट है, अनस्टेबल स्टेट है। अब वो वापस से अपनी स्टेबल स्टेट में आना चाहेगा तो वो कुछ एनर्जी लूज करेगा, h म्यू सेम एनर्जी ही लूज करके वापस उस जगह पे आके स्टेबल बनेगा। और ये जो एनर्जी लूज होती है, ये अगर आपको याद हो तो हमने ये एनर्जी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर उसका एक स्पेक्ट्रा बनवाया था, लाइन स्पेक्ट्रा बना था, ठीक है। उसकी बात यहाँ पे हो रही है एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन भी हमने किया था कि जब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वापस अपनी जगह पे आना चाहता है तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो हमें एमिशन स्पेक्ट्रा के फॉर्म पे दिखेगी। देखो, यानी कि जो ये एक्साइटेड स्टेट है, ये देखो, ये हो गया E1 लेवल, ये हो गया एनर्जी लेवल 2, ये एनर्जी लेवल 1 मैंने यहाँ पे बना दिया, एनर्जी लेवल 2 यहाँ पे बना दिया। एनर्जी लेवल 1 पे था जब इलेक्ट्रॉन, तब उसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। जब वो 2 एनर्जी लेवल 2 पे चला गया तब हम उसे एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। अब हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ पे था इलेक्ट्रॉन, अब जब वो ग्राउंड स्टेट पे आएगा तब वो कितनी एनर्जी लूज करेगा, जितनी उसने एब्जॉर्ब की थी, और दैट वाज h म्यू। यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा E इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1, और ये कितनी है h म्यू। h है बच्चों प्लैंक्स कांस्टेंट और म्यू है फ्रीक्वेंसी। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से जो न्यू है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर निकालें तो वो रह जाएगी बच्चों कुछ ऐसे, है ना। और न्यू का फॉर्मूला क्या होता है, c ओवर लैम्डा, स्पीड ऑफ लाइट ओवर वेवलेंथ। यहाँ पे इसको पुट कर दो तो क्या बन जाएगा, c ओवर लैम्डा इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1 अपॉन h। यहाँ पे बच्चों ये जो स्पीड ऑफ लाइट है और ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट टर्म्स हैं। हमें पता है कि जो c है इसकी वैल्यू क्या होती है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। और ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है इसकी हमें पता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड, है ना। तो यानी कि जो लैम्डा है और ये जो एनर्जी है ये रिलेटेड है, और यहाँ से हमें ये पता चल रहा है हर एटम की एक सर्टेन और एक अपनी वेवलेंथ होगी, ठीक है। यहाँ पे अगर मान लो हमने ये वाली टर्म की बात की है, E2 से जब इलेक्ट्रॉन E1 पे आ रहा है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो म्यू है। अगर मान लो थर्ड एक्साइटेड स्टेट पे चला गया इलेक्ट्रॉन, उसने ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, तो अगर जब वो E1 पे आएगा तो उसकी जो वो रेडिएट करेगा रेडिएशंस, तो वो h म्यू डैश करेगा। यानी कि हर एक जो इलेक्ट्रॉन हर एनर्जी लेवल पे जब वो नीचे आ रहा है, E2 से E1 या E3 से E1 आ रहा है, तो उसकी एक अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी वेवलेंथ होगी। ये एक कैरेक्टरिस्टिक भी है एटम की, ठीक है, कि वो एक डेफिनेट वेवलेंथ ही देता है। तीसरी बात जो बोहर की सक्सेस को कंट्रीब्यूट कर रही थी वो थी कि उन्होंने एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी दे दिया।
उन्होंने बोला कि एनर्जी फिक्स्ड है। अगर आप एक पर्टिकुलर ऑर्बिट की बात कर रहे हो तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी फिक्स्ड है और हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। एन यहाँ पे ई, एन यहाँ पे क्या है, एनर्जी लेवल, और कई बार इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। 4 क्वांटम नंबर होते हैं, वो भी हम इसी चैप्टर में करेंगे, लेकिन यहाँ पे याद रख लो कि एन को एनर्जी लेवल, ऑर्बिट या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। -2 का स्क्वायर m e पावर 4 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर इंटू h स्क्वायर। यहाँ पे देखो m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये है कौन सा शेल, कौन से ऑर्बिट की बात हो रही है, ये है बच्चों प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड। ये जो हमें नोन वैल्यूज है ये हमने फिल करके ये हमने फॉर्मूला निकाल लिया, और आपको ये फॉर्मूला लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ये जो नीचे वाले 2 फॉर्मूलाज गिवन है, दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला एंड दिस इज योर सेकेंड फॉर्मूला फॉर एनर्जी, ये आपने लर्न करने हैं। E is equals to -2.18 इंटू 10⁻⁻18 ओवर n का स्क्वायर। n यहाँ पे कौन से ऑर्बिट की बात कर रहे हो, कौन से ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है। अगर आपने फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है तो 1 का स्क्वायर कर दो, सेकंड की निकालनी है तो 2 का स्क्वायर। ये है जाउल या जूल पर एटम में, ठीक है। कई बार आपको पेपर में पूछा जाता है कि ये वाले ऑर्बिट की एनर्जी, सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट करो इन इलेक्ट्रॉन पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये चीज ज्यादा पूछी जाती है। तो आपको ये फॉर्मूला दे दिया मैंने, -13.6 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर। अगर आपको 2 फॉर्मूला नहीं याद करने तो आप ये लर्न कर लो कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर दो, ये वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो जूल पर एटम वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो बोहर थे उन्होंने अपना एक फॉर्मूला देके अपना जो एनर्जी वाला जो उन्होंने पॉस्टुलेट दिया था कि हर ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो फिक्स्ड रहती है, उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया। नेक्स्ट बच्चों, बोहर ने बोहर रेडियस की भी बात की थी। उन्होंने बोला था कि जो ऑर्बिट है उसका एक तो फिक्स्ड एनर्जी रहने वाली है और सेकेंडली बच्चों फिक्स्ड ही उसका रेडियस रहने वाला है, ठीक है। और उन्होंने इस फिक्स्ड रेडियस का हमें फॉर्मूला दे दिया कि 0.0529 n स्क्वायर। n क्या है हमारा एनर्जी लेवल, z क्या है यहाँ पे है एटॉमिक नंबर। अगर हाइड्रोजन है तो एटॉमिक नंबर 1, हीलियम है तो 2। एक बात बच्चों हमने यहाँ पे मिस कर दी, जब हमने एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था तो दैट वाज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला था। तो आपके मन में ये बात आनी चाहिए कि एनर्जी जो है यहाँ पे हमने माइनस नेगेटिव साइन क्यों यूज किया। इसका रीजन क्या है बच्चों, ओके, हम सपोज करते हैं पहले कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर पड़ा है, इनफाइनाइट पोजीशन पे पड़ा है, ठीक है। और उसकी एनर्जी जब वो इनफाइनाइट पोजीशन पे पड़ा है तो उसकी एनर्जी 0 है, ठीक है। अब उसने इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की अट्रैक्शन फील हुई तो वो न्यूक्लियस की तरफ आएगा, न्यूक्लियस की तरफ आएगा तो वो कुछ वर्क डन करेगा। अगर वर्क डन करेगा तो एनर्जी लूज करेगा। पहले उसकी एनर्जी 0 थी, अब उसने एनर्जी लूज कर दी, तो एनर्जी लूज करके उसकी जो एनर्जी थी बच्चों वो नेगेटिव में आ गई, ठीक है। एक तो ये बात होगी। सेकेंडली ये जो नेगेटिव साइन है बच्चों ये भी सिंबलाइज करता है कि जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन के साथ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन में है कि न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को बाउंड करके रखा हुआ है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन। अब देखो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, आपने ये सुना होगा, ये क्या होता है। देखो हमने ये फॉर्मूला तो कर लिया कि एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की
वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे रहेगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और उन्होंने बोला जो n है वो 1 2 3 4 ही रहेंगे, कुछ 2/5 3/7 ऐसा कुछ फ्रैक्शन में नहीं रहेंगे। क्यों बच्चों? देखो सपोज करो दिस इज ए लेडर, ठीक है, ये स्टेप्स हैं लेडर के, ठीक है। हम मान लेते हैं ये जो स्टेप्स हैं वो एनर्जी लेवल हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। अब आपने बच्चों आपने ऊपर जाना है, ये टॉप फ्लोर हो गया, ऊपर जाना है आपने, तो आप ये लेडर से आप पहले वाले स्टेप पे अपना पैर रखोगे, फिर सेकंड पे रखोगे, थर्ड पे रखोगे, फोर्थ पे रखोगे, है ना। ऐसा तो नहीं कि आप कहीं इन बिटवीन यहाँ पे 1 और 2 स्टेप के बीच में कहीं पैर रख के ऊपर जा पाओगे, नहीं। वैसा ही इलेक्ट्रॉन करता है। अगर मान लो ये उसका एक एटम है, स्ट्रक्चर है, अगर मान लो यहाँ था पहले इलेक्ट्रॉन, जब उसको एनर्जी कुछ प्रोवाइड होगी h म्यू, तो उसने सीधा सेकेंड लेवल पे आना है, या अगर ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड होगी तो वो सीधा थर्ड लेवल पे आएगा। जैसे अगर आपके पास ज्यादा एनर्जी है तो आप फोर्थ स्टेप पे पैर रख के सीधा थर्ड पे रखोगे, सेकंड पे नहीं रखोगे, ठीक है। लेकिन कभी भी इन बिटवीन वाली जो स्टेज है, ये वाली जो स्टेजेस हैं, ये कभी नहीं आएंगी, है ना। तो वैसा ही इलेक्ट्रॉन करता है। इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी एब्रप्टली चेंज करता है, कंटिन्यूअस मैनर में नहीं चेंज करता, एकदम से जंप मारता है, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, ऐसा, ठीक है। यही क्वांटाइजेशन में बताया गया। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है बच्चों कि जो कुछ सर्टेन जो डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं, फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं, वहीं पे जो इलेक्ट्रॉन है आता है। ऐसा क्यों होता है? देखो मोमेंटम वाला जो पॉस्टुलेट है वो भी इसे प्रूव कर रहा है, क्योंकि मोमेंटम वाले पॉस्टुलेट में हमने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है वहीं पे मिलेगा जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होगा, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्बिट पे हमें पता है एंगुलर मोमेंटम h/2π होता है, सेकंड ऑर्बिट पे 2h/2π होता है, थर्ड पे 3h/2π होता है। इन बिटवीन जो है एंगुलर मोमेंटम वाला जो हमारा पॉस्टुलेट है वो भी नहीं फॉलो हो रहा। इसीलिए बोहर ने ये चीज एक्सप्लेन की कि क्वांटाइजेशन एनर्जी नाम की एक चीज होती है। इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस मैनर में नहीं कंटिन्यूअस मैनर में नहीं अपनी ट्रांजैक्शन करता, लेकिन जंप करके अब्रप्टली अपनी एनर्जी चेंज करता है, ठीक है। ओके बच्चों, जब हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा देखते हैं तो बहुत सारी स्पेक्ट्रल लाइंस देखने को मिलती हैं। ये बच्चों हमने तो बोला था कि जब एक जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने फर्स्ट शेल में, मान लेते हैं फर्स्ट ऑर्बिट में पड़ा था, सेकंड में गया, अनस्टेबल हो गया, अब वो एनर्जी लूज करेगा और वापस अपने शेल में आएगा, फर्स्ट शेल में आएगा। यहाँ पे तो एक ही लाइन मिलनी चाहिए, फिर इतनी सारी स्पेक्ट्रल लाइंस मिलने का क्या रीजन है? देखो बच्चों, अगर आपने ध्यान दिया हो, अगर आपको मोल कंसेप्ट पता हो, मोल कंसेप्ट के बाद हमने क्या देखा था कि अब 1 ग्राम जो हाइड्रोजन है उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स प्रेजेंट थे। यानी कि अगर हम 1 ग्राम हाइड्रोजन पे भी एक जो बीम ऑफ लाइट है वो स्ट्राइक कराते हैं, उसे एनर्जी देते हैं ताकि उसका जो ये इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाए, तो भी हम इतने एटम्स के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। एक एटम नहीं है, 10⁻23 एटम्स को हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो किसी एटम ने ज्यादा एनर्जी ले ली, जिसने ज्यादा एनर्जी ले ली वो फोर्थ पे पहुंच गया, ठीक है। किसी ने कम ले ली एनर्जी। और देखो वापस आते हुए, देखो हमने वापस आने की बात करनी है। एमिशन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, जब एनर्जी जो हायर एनर्जी लेवल है उससे इलेक्ट्रॉन अपने ओरिजिनल एनर्जी लेवल में आता है, एनर्जी को रेडिएट करके, ठीक है। तो क्या केसेस हो सकते हैं? मान लो हमने 4 केसेस ले लिए और चारों में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होके N4 पे आ गया, N = 4, एनर्जी लेवल 4 पे आ गया, ठीक है।
अल्टीमेटली उसने आना कहाँ पे है, एनर्जी लेवल 1 पे। तो वो क्या करेगा, उसकी टेंडेंसी क्या होगी, हो सकता है कि वो सीधा n इज इक्वल्स टू 4 से एनर्जी लेवल 1 पे आ जाए। ठीक है, हो सकता है बच्चों वो फोर्थ एनर्जी लेवल से पहले सेकंड एनर्जी लेवल में आए, फिर सेकंड से फोर्थ एनर्जी लेवल में आए, है ना, ये भी केस हो सकता है। हो सकता है वो फोर्थ एनर्जी लेवल से पहले थर्ड पे आए, फिर थर्ड से फर्स्ट पे आए। हो सकता है बच्चों पहले वो एनर्जी लेवल 4 से थर्ड पे आए, थर्ड से सेकंड पे आए, फिर सेकंड से फर्स्ट पे आए। ठीक है, तो इतने सारे केसेस बन रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का यही है रीजन कि जो इलेक्ट्रॉन ने जो फॉल करना है वो फॉल तो अल्टीमेटली 1 एनर्जी लेवल पे ही करना है, लेकिन इतने केसेस, इतनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जब वो एनर्जी लेवल 1 पे आए। ठीक है, और आप इसमें ये चीज दोबारा क्वांटाइजेशन वाली देख रहे होंगे, जो इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है वो पर्टिकुलर एनर्जी लेवल्स पे ही आगे फॉल कर रहा है, इन बिटवीन कहीं पे वो रिजाइड नहीं कर रहा। ठीक है, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि क्वांटाइजेशन हम अभी समझ के आए हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, क्वांटाइजेशन ऑफ मोमेंटम, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्टेन जगह पे, सर्टेन ऑर्बिट्स पे ही हमेशा आपको मिलेगा रिवॉल्व करता हुआ। ओके, ये क्या लिखा है मैंने, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट पफंड। देखो ये क्या है, देखो जब बच्चों इलेक्ट्रॉन n4 से n1 में आ जाए, ठीक है, तो वो जो एमिट करेगा रेडिएशंस, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो यूवी रीजन में फॉल करेगी। ठीक है, और उसे हम लाइमन सीरीज बोलेंगे। ठीक है, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, उसने एनर्जी एमिट की, यहाँ पे जब आया तो उसकी जो एनर्जी उसने एमिट की वो विजिबल रीजन में फॉल करी, और उसको हम बाल्मर सीरीज बोलेंगे। बाल्मर सीरीज में देखो थर्ड भी एनर्जी लेवल हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, फिफ्थ भी हो सकता है। ठीक है, हमने यहाँ पे फोर्थ बनाया है, तो फोर्थ एनर्जी लेवल से जब इलेक्ट्रॉन सेकेंड एनर्जी लेवल पे गिरेगा तो वो जो रेडिएशन एमिट करेगा वो रेडिएशन उसकी विजिबल रीजन में फॉल करेगी, और इसे हमने बाल्मर सीरीज का नाम दिया। पास्टन सीरीज में देखो जब थर्ड वाले शेल पे फॉल करेगा, देखो ये थर्ड वाला शेल पे फॉल किया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जब इलेक्ट्रॉन ने रेडिएशन एमिट की तो वो इंफ्रारेड में थी, और इन ब्रैकेट और परफंड की भी इंफ्रारेड में रहेंगी, लेकिन इसका जो शेल है, ऑर्बिट है, वो n इज इक्वल्स टू 4 एंड n इज इक्वल्स टू 5 रहेगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो बोहर के मॉडल में भी कुछ लिमिटेशंस थी। देखो बोहर जो थे वो, देखो जब हमने स्पेक्ट्रा बनाया किसी भी एटम का तो कुछ वहां पे फाइनर लाइंस आ गई थी, जैसे हमने तो ऐसे बनाया ना स्पेक्ट्रा, जैसे लाइनमैन का ऐसे बनाया, ये 1 है तो ऐसे ऐसे बनाया। तो इसमें ही स्पेक्ट्रा में जब हम एक बहुत ही अच्छे वाला स्पेक्ट्रोस्कोप यूज करते हैं तो बहुत ही फाइनर क्लोज लाइंस आ रही थी। वो क्यों आ रही थी, ठीक है, उस चीज का जवाब बोहर के पास नहीं था। ठीक है, सेकेंडली बच्चों जो स्पेक्ट्रा था एक से ज्यादा जिसमें इलेक्ट्रॉन थे, जैसे मान लो जो हाइड्रोजन था उसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जिस वाले एटम में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे उस वाले एटम का स्पेक्ट्रा बोहर नहीं एक्सप्लेन कर पाए, ये भी एक लिमिटेशन थी। ठीक है, बोहर की थ्योरी ज़ीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट भी नहीं एक्सप्लेन कर पाई। ज़ीमैन इफेक्ट क्या होता है बच्चे, जब हम स्पेक्ट्रा पे मैग्नेटिक फील्ड को फॉल कराते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रखते हैं, तब भी स्प्लिटिंग होती है, फर्दर स्प्लिटिंग होती है। जो हमने स्पेक्ट्रल लाइंस बनाई हैं उनकी और स्प्लिटिंग होके ज्यादा लाइंस बन जाती हैं। उसका रीजन क्या है वो बोहर नहीं बता पाए। स्टार्क इफेक्ट में जब हमने स्पेक्ट्रा को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं दोबारा से स्प्लिट हो रही हैं, उसका भी रीजन बोहर नहीं बता पाए। ओके, और बच्चों देखो एटम से हमें पता है मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल की क्या स्ट्रक्चर है, क्या शेप है, वो भी बोहर नहीं बता पाए। इसलिए ये जो बोहर का मॉडल है बच्चों वो पार्शियली सक्सेसफुल रहा। और बच्चों एक नया मॉडल आया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसे हम अभी देखेंगे, और उसके पहले उसकी 2 डेवलपमेंट्स देखनी बहुत जरूरी है। उस 2 डेवलपमेंट समझेंगे फिर मॉडल पे आएंगे। ओके बच्चों,
तो हम फर्स्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं यहाँ पे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। ये ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर की बात बच्चों डी ब्रॉगली सर ने की थी। देखो अगर आपको याद हो तो आइंस्टाइन ने सबसे पहले ये बात बताई थी कि जो लाइट है उसका सिर्फ उसका सिर्फ पार्टिकल नेचर नहीं है बल्कि वेव नेचर भी है। उन्होंने बताया था कि जो लाइट है उसके जो कुछ फिनोमेना है वो लाइट एज पार्टिकल नेचर लेके अगर हम चलेंगे तो वो प्रूव कर सकते हैं। कुछ फिनोमेना ऐसे हैं लाइट के जो हम लाइट को अगर वेव मान के चले तो वो प्रूव हो सकते हैं। तो डी ब्रॉगली ने बोला जैसे लाइट वेव और पार्टिकल कैरेक्टर, वेव और पार्टिकल नेचर दिखाती है, वैसे ही जो मैटर है, मैटर में कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स भी हैं, ये भी दो तरह के नेचर दिखाते हैं, वेव नेचर भी दिखाते हैं और पार्टिकल नेचर भी दिखाते हैं। ठीक है। और बच्चों ये देखो हमें पता था कि पहले की जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिकल नेचर बताता है, है ना, पार्टिकल नेचर है उसका मूवमेंट का या कुछ भी। तो बच्चे जो डी ब्रॉगली थे उन्होंने वेवलेंथ का रिलेशन दे दिया एक मोशन ऑफ पार्टिकल के साथ कि जो पार्टिकल है जो मूव कर रहा है वेवलेंथ भी उसके साथ एसोसिएटेड है, जिससे प्रूव हो गया कि जो पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन है उसका एक वेव नेचर भी है। उन्होंने क्या किया, डेरिवेशन देखते हैं हम। देखो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन ने क्या बोला था, क्या बोलते थे, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर, है ना। m इज मास, c इज स्पीड ऑफ लाइट। ओके। और प्लैंक क्या बोलते थे, अकॉर्डिंग टू प्लैंक जो एनर्जी है दैट इज इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। तो बच्चे ये दोनों एनर्जीज हैं, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंपेयर कर दें, तो हमें क्या मिला बच्चों, mc स्क्वायर इज इक्वल्स टू h म्यू। ये जो म्यू है फ्रीक्वेंसी है, इसकी अगर हम वैल्यू निकालें mc स्क्वायर ओवर h और म्यू की वैल्यू पुट करो यहाँ पे, वैल्यू क्या होती है न्यू की, न्यू हमें पता है न्यू इज इक्वल्स टू c ओवर लैम्डा वेवलेंथ। इस इक्वेशन में ये वाली वैल्यू पुट करोगे अगर आप तो क्या आएगा, c ओवर लैम्डा इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर डिवाइडेड बाय h। ये c से एक c कैंसिल होगी, दैट मीन्स 1 ओवर लैम्डा mc ओवर h। ठीक है। तो लैम्डा किसके इक्वल आ गया, h ओवर mc। ठीक है, ये हो गया फॉर स्पीड ऑफ लाइट के लिए। अगर हम जर्नल लें वेलोसिटी तो हम क्या लिखेंगे बच्चों कि जो लैम्डा है दैट इज इक्वल्स टू h ओवर m v लिख देंगे, स्पीड ऑफ लाइट लिख देंगे, है ना। अगर हमने किसी फोटोन की, यहाँ पे देखो स्पीड ऑफ लाइट है अगर तो फोटोन की बात हो रही है, यहाँ पे हम मैटर अगर देखें तो मैटर में स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी चीज की भी बात हो सकती है, तो हमने जर्नल लिख दिया वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये क्या बनता है, h ओवर p मोमेंटम। तो उन्होंने ये रिलेशन देके ये प्रूव कर दिया कि जो वेवलेंथ है वो भी एसोसिएटेड है इलेक्ट्रॉन के मोशन के साथ। ओके बच्चों, अब इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं, इंपॉर्टेंस देखते हैं डी ब्रॉगली की कि ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे एप्लीकेबल है या ये बॉल पे एप्लीकेबल है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमने स्पीड सेम ले ली है 10⁻⁶ दोनों साइड पे। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के अगर हम मास की बात करें तो वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg और बॉल मान लेते हैं हमने एक 10 ग्राम की बॉल ले ली। ठीक है, अब हम डी ब्रॉगली रिलेशन अगर लगाएं, डी ब्रॉगली रिलेशन जो हमने अभी डेराइव किया था, क्या था वो कि लैम्डा इज इक्वल्स टू h ओवर m v या c यहाँ पे लिख सकते हैं ना। वैल्यूज पुट करके वेवलेंथ की मैग्नीट्यूड निकालो, सारी वैल्यूज पुट की, जूल पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मास है बच्चों 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg इंटू
स्पीड है इतनी, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा बच्चों, 10⁻⁻10 अप्रोक्सीमेटली इसकी वेवलेंथ आ जाएगी, है ना। अगर हम इसकी बात करें, बॉल की बात करें, तो डी ब्रॉगली इक्वेशन लगाओ आप, सेम वैल्यूज पुट करो, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होगी। मास है बॉल का, ग्राम में है, तो इसे किलोग्राम में बना के करना है आपको, 1000 से डिवाइड कर दो, किलोग्राम में बन जाएगा, इनटू स्पीड है 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो आंसर आ जाएगा बच्चों 10⁻⁻38 मीटर। देखो बच्चों अप्रोक्सीमेटली, ओके। देखो ये जो 10⁻⁻10 मीटर आया है, ये जो वेवलेंथ है, ये हम ये मैग्नीट्यूड की वेवलेंथ हम मेजर कर सकते हैं, क्योंकि देखो अगर आपको याद हो तो एक्सरे वाला टॉपिक जब हमने स्पेक्ट्रम किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसमें जो एक्सरे की जो रेंज थी वो भी इतनी थी। अगर वो कैलकुलेट होगी तो ये भी कैलकुलेट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखो बच्चों -10⁻⁻38 मीटर जो है वेवलेंथ आ रही है, सिग्निफिकेंट ही नहीं है, इतनी कम वेवलेंथ है। तो हम बोल सकते हैं कि जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं उस पे ये वाला कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं है, उनकी वेवलेंथ नहीं होती है, बहुत ही स्मॉल होती है। और जो इलेक्ट्रॉन है, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, उस पे ये जो कंसेप्ट है डी ब्रॉगली वाला कि जो पार्टिकल है वो वेव और पार्टिकल नेचर दोनों एग्जिबिट करता है, वो वाला एप्लीकेबल है। ओके, सेकेंड डेवलपमेंट जो हमें पढ़नी होगी समझने के लिए क्वांटम मैकेनिक वाला मॉडल, वो है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग ने क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि हम एक साथ पोजीशन और मोमेंटम या वेलोसिटी ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को एक्यूरेसी से नहीं कैलकुलेट कर सकते। यानी कि या तो हम एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एक्यूरेसी से कैलकुलेट कर पाएंगे कि कहाँ पे वो जो पोजीशन है अब उसकी इलेक्ट्रॉन की कहाँ है, ये कैलकुलेट कर पाएंगे, या उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर पाएंगे। दोनों चीजें एक साथ नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटा है, वो एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता। इसे हम अभी डिटेल में देखते हैं। और उन्होंने मैथमेटिकली ये अपनी एक इक्वेशन दी कि जो पोजीशन है, चेंज इन पोजीशन और चेंज इन मोमेंटम है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π रहेगा। यानी कि अगर मान लो जो डेल्टा x है, चेंज इन पोजीशन है, वो स्मॉल है, लेकिन इनका प्रोडक्ट तो कांस्टेंट है, तो जो डेल्टा p है वो लार्ज हो जाएगा। यानी इसमें जो अनसर्टेनिटी होगी, इसकी जो मोमेंटम जब हम फाइंड करेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वो इतनी एक्यूरेट नहीं होगी, उसमें एक अनसर्टेनिटी आएगी, एरर आएगी, ठीक है। अगर मान लो x लार्ज है, ठीक है, तो डेल्टा p तो हमें स्मॉल एक्यूरेसी, उसमें डेल्टा p तो हमें एक्यूरेसी से मिल जाएगा, उसमें तो थोड़ा ही अनसर्टेनिटी आएगी, लेकिन पोजीशन में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी आ जाएगी, ठीक है। इसको भी अगर हम ओपन करके लिखें तो जो मोमेंटम होता है बच्चों वो m डेल्टा v, वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4π होता है। ये इक्वेशन उन्होंने दी थी। उन्होंने बोला था कि हम एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसका जो वेलोसिटी है वो एक साथ एक्यूरेसी से नहीं कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक ये है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे जब हमने बीम ऑफ लाइट फॉल करवाई, और यहां पे हम एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट लिखते हैं। पार्टिकल नहीं होता, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होता है। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पे बीम ऑफ लाइट हम इंसिडेंट करवाते हैं। मान लो ये एक मैक्रोस्कोपिक
ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे एक बीम ऑफ लाइट जब स्ट्राइक करेगी, इंसिडेंट उसमें फोटोन्स होंगे, है ना, बीम ऑफ लाइट में फोटोन्स होंगे, वो फोटोन्स इस ऑब्जेक्ट के साथ, इस मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के साथ जब इंटरैक्ट करेंगे तो बच्चों कोई डिस्प्लेसमेंट या कोई चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगा। इतना बड़ा पार्टिकल है, उसको बीम ऑफ लाइट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लो उसकी पोजीशन और जो वेलोसिटी है वो चेंज हो भी रही है तो हम ये नीड आई से देख सकते हैं, है ना, हमें ये विजिबल है पार्टिकल, तो उसकी पोजीशन और वेलोसिटी दोनों मेजर कर लेंगे हम। लेकिन बच्चों अगर हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एग्जांपल ली, इस पे हमने एक बीम ऑफ लाइट फॉल कराई जिसमें बहुत सारे फोटोन्स थे, फोटोन ने इलेक्ट्रॉन के साथ आके इंटरैक्ट किया। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसे होती है, ऐसे होती है, सर्कुलर मूवमेंट होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन था वो ऐसे आ रहा था, उसका एक्सपेक्टेड पाथ ये था, लेकिन जब ये फोटोन ने इसके साथ स्ट्राइक किया तब इसका नया पाथ, नई वेलोसिटी आ गई। और ये जो नई वेलोसिटी और नया पाथ है ये अनप्रिडिक्टेबल है, तो हमें वेलोसिटी और जो पाथ है, जो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन है, इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है, ये हमें अनसर्टेन है, ये हम एक्यूरेसी से फाइंड नहीं कर सकते। ओके, लेकिन मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के केस में ऐसा नहीं है। अनसर्टेनिटी का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या वो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पे सिग्निफिकेंट है या माइक्रोस्कोपिक पे ही सिग्निफिकेंट है। देखो सबसे पहले तो बच्चों जो मैंने आपको ये बोला कि इसकी जो पोजीशन है, एक्यूरेट पोजीशन की कहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़ा है, उसको फाइंड आउट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। क्यों? ये नहीं कि हमारे पास ऐसे टेक्निक्स नहीं है कि हम इसकी पोजीशन को लोकेट नहीं कर सकते, बट बच्चों ये रीजन है इसका कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इतना स्मॉल पार्टिकल है कि अगर हमने उसकी पोजीशन या वेलोसिटी को चेक करना है तो हम उस पे इंसिडेंट फोटोन के साथ इंटरैक्ट कराएंगे उसको, और जब भी इस फोटोन के साथ इसको इंटरैक्ट करवाएंगे तो ये अपना पोजीशन और वेलोसिटी बदल लेगा। तो हम कैसे उसकी एग्जैक्ट एक्यूरेसी से उसकी पोजीशन और ये जो वेलोसिटी है वो कैलकुलेट कर पाए। हेजनबर्ग ने बोला था कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ एक्यूरेसी से निकालना बहुत ही डिफिकल्ट है, ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे ही सिग्निफिकेंट है। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पे बच्चे देखो इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। अगर मान लो इसकी डिस्प्लेसमेंट, इसकी पोजीशन, वेलोसिटी चेक करनी भी है, ये हमें नीड आई से विजिबल है, हम आसानी से उसकी पोजीशन और वेलोसिटी चेक कर सकते हैं। तो ये जो सिग्निफिकेंस है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, ये डेली लाइफ में नहीं यूज होता, ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में यूज होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।